मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 1815 में नेपोलियन को डिफीट करने के बाद फ्रांस में दोबारा एब्सोल्यूट मोनार्की आ जाती है। एब्सोल्यूट मोनार्की आने के बाद फिर वही हाल हो जाता है फ्रांस का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले था। फिर सारे लोग किसानों के ऊपर में अत्याचार होता है और जो नोबिलिटी है उनका बोलबाला हो जाता है, जो अरिस्टोक्रेसी है उनका बोलबाला हो जाता है, उनकी मनमानी होने लगती है। ठीक है, फिर लोग इन लोगों से परेशान होकर के दोबारा रिवोल्ट करते हैं 1830 में, ठीक 15 साल के बाद। फिर इस समय क्या होता है कि दोबारा एब्सोल्यूट मोनार्की को उखाड़ फेंका जाता है और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दूसरी बार इस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, ये होता है 1830 में। 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने के बाद भी कुछ खास समाज में सुधार नहीं होता है। फ्रांस में लोगों की समस्याएं और बढ़ती ही जाती हैं, उनकी भूखमरी बढ़ती है, फ्रांस का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स घटने का नाम नहीं लेता है, तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं और फिर एक रिवोल्ट होता है 1848 में। और इस रिवोल्ट में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को उखाड़ फेंका जाता है और फिर एक बार रिपब्लिक एस्टैब्लिश होता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर का मतलब होता है भूख, कभी कभी किसी सेंस में हंगर का मतलब भूखमरी भी होता है। हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई, परेशानी, उर्दू में इसे मुफलिसी बोलते हैं। और इनके चलते जो रिवोल्ट हुए हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। द 1830 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एस लग गया है। ठीक है, तो एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि 1830 से लेकर के 1839 तक का ये जो 10 साल का समय होता है, इस सबको बोलते हैं 1830s। ठीक है, उसी तरीके से 1820s लिखा रहेगा तो 1820 से लेकर के 1829 तक का समय। 1940s लिखा रहेगा तो इसका मतलब 1940 से लेकर के 1949 के बीच के समय को, ये 10 साल का जो ड्यूरेशन होता है, इसे एस लगा करके डिनोट किया जाता है। द 1830s वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830s में, यानी कि 10 साल का जो गैप है, इसमें एक यूरोप में बहुत ही इकोनॉमिक हार्डशिप का समय होता है। मतलब बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, आर्थिक रूप से लोग परेशान होते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, उनके घरों में खाना नहीं होता है, सारे जो उद्योग धंधे बंद पड़े रहते हैं। तो इस मुसीबत से यूरोप जूझ रहा होता है। द First half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. 19th century का मतलब हो गया 1801 से लेकर के 1900 के बीच का जो 100 ईयर्स का जो पीरियड होता है, इसे 19th सेंचुरी बोला जाता है। तो 19th सेंचुरी का पहला हाफ 101 से लेकर के 1850 के बीच का जो समय होता है, इस समय में यूरोप का पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेयर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर देशों में जितना एम्प्लॉयमेंट था, जितनी नौकरियां थीं, उससे कहीं ज़्यादा लोग नौकरी मांगने वाले थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो जनसंख्या थी वो माइग्रेट कर रही थी और शहरों में जा कर के बस रही थी। ठीक है, और शहर में जहाँ ये लोग जा रहे थे वहाँ पर ओवर क्राउडेड स्लम था, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कम ही जगह पर बहुत सारे लोग रह रहे थे, पूरा झोपड़पट्टी वहाँ पर बन चुका था। स्लम्स का मतलब होता है झोपड़पट्टी। ए स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफन फेस्ड विथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कॉन्टिनेंट। यूरोप जो कॉन्टिनेंट था, इस कॉन्टिनेंट पर सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो आया था इंग्लैंड में आया था। ठीक है, और इंग्लैंड बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा था, वहाँ पे मशीनीकरण हो चुका था, कल कारखाने, उद्योग धंधे सब कुछ खुल चुके थे और ज़्यादातर काम हाथों की जगह पर मशीनों से हो रहा था। और जो चीज़ें मशीनें से बनती हैं तो मशीनों से वहाँ पर भारी मात्रा में चीज़ें बन रही थीं, और जो चीज़ मशीनों से बनती हैं तो वो चीज़ें टिकाऊ होती हैं और सस्ती होती हैं और देखने में भी आकर्षित होती हैं, तो बाज़ार में वो ज़्यादा बिकती हैं। और उसके तुलना में हाथ से बनी हुई चीज़ों को कोई पसंद नहीं करता है। इंग्लैंड में जो चीज़ें बन रही थी वो सस्ती थी, टिकाऊ थी और देखने में भी अच्छी लगती थी। ये इंग्लैंड से जो सस्ती चीज़ें थी मशीन से बनी हुई, जब ये फ्रांस आती थी बिकने के लिए, तो फ्रांस में बनी हुई चीज़ों को कोई नहीं खरीदता था और इंग्लैंड से बनी हुई चीज़ें हाथों हाथ बिक जाया करती थी। इस तरीके से फ्रांस ही नहीं, यूरोप के बाकी सारी देशों में इंग्लैंड में बनी हुई चीज़ें
तेज़ी से बिक रही थी, पूरे मार्केट में छा रही थी और यूरोप के बाकी देशों का बाज़ार ठप पड़ रहा था। मतलब फ्रांस जैसे देशों में जो चीज़ें बन रही थी उसको कोई नहीं पूछ रहा था, ठीक है। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और ये सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन में देखा गया। टेक्सटाइल का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ों के प्रोडक्शन में ये साफ देखा जा रहा था। विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। ये जो कपड़ा जो बनता था ये घर घर में बनता था, घर घर में लोग बनाते थे, और अगर घर में नहीं बनता था तो कोई छोटे छोटे वर्कशॉप होते थे जहाँ पे 10-20 लोग मिल करके एक साथ बनाते थे, और ये भी कोई बहुत भारी भारी मशीनों से नहीं बनता था, ये पार्टली मैकेनाइज्ड था, थोड़ा बहुत मशीन का इसमें यूज़ होता था। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। जहाँ इंग्लैंड में तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा था, वहीं यूरोप के दूसरे देशों में, खासकर जहाँ अभी हम लोग फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी का बोलबाला था। अरिस्टोक्रेसी पावर में थी, अरिस्टोक्रेसी शासन कर रही थी। मतलब यहाँ तो दोबारा एब्सोल्यूट मोनार्की आ चुकी थी और ज़मींदार लोग अपनी ज़मींदारी कर रहे थे। पुराना वही सिस्टम आ चुका था। बेचारा किसान जो था वो फ्यूडल ड्यूज़ यानी कि ज़मींदारी देने में परेशान था। इसके अलावा उसे ज़मींदारों के घर में ऑब्लिगेशंस था, मतलब उनके खेतों में, घरों में काम करना पड़ता था और उनकी जी हुजूरी करनी पड़ती थी। तो फ्रांस इन्हीं सब चीज़ों में फंसा हुआ था। फ्रांस आगे की ओर बढ़ने का, विकास करने का, औद्योगिकरण का या मशीनीकरण का, कल कारखाने खोलने के बारे में फ्रांस का ध्यान था ही नहीं, और इसका नतीजा पड़ रहा था फ्रांस पर कि इंग्लैंड से बनी हुई चीज़ें फ्रांस तो आ रही थी बिकने के लिए, और फ्रांस की बनी हुई चीज़ें फ्रांस में ही नहीं बिक रही थी, क्योंकि जो पीजेंट्स थे वो बेचारे ज़मींदारों के चंगुल में फंसे थे, और जो ज़मींदार थे वो पीजेंट्स के ऊपर में अत्याचार करने में समय बर्बाद कर रहे थे। आगे देखते हैं। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। पॉपुलिज्म का मतलब होता है कंगाली। फ्रांस में बैड हार्वेस्ट हो गया, और बैड हार्वेस्ट होने के कारण जो भोजन था, भोजन का दाम बहुत तेज़ी से आसमान छूने लगा, जिसके चलते वहाँ पर पॉपुलिज्म यानी कंगाली आ गई। लोगों के पास में पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि भोजन खरीदने के लिए भी। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर, और ऐसे ही करते करते 1848 आ चुका था। 1815 में जो नेपोलियन था वो हारा था, और उसके हारने के बाद 1815 में एब्सोल्यूट मोनार्की आ गई थी। उसके बाद दोबारा 1830 में रिवोल्ट होता है, और फिर उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दोबारा आ जाती है। अब ये समय है 1848 का। आइए देखते हैं कि 1848 में क्या होता है। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्राउट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। भोजन की कमी होने के कारण और वाइड स्प्रेड चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी होने के कारण किसी को काम नहीं मिल रहा था, तो जो पेरिस की जो जनसंख्या थी, जो लोग थे, वो सड़कों पर आ गए थे। बैरिकेड्स वेयर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। ये लोग जब सड़कों पर आ गए तो सड़कों पर आए, और आने के बाद इन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, और सड़कों पे जो घेरा लगा रहता है कि इस पार से उस पार आप नहीं जाते हैं, उसे बैरिकेड बोलते हैं। इन लोगों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, और बैरिकेड्स को तोड़ दिया और राजा के महल में घुस गए। राजा जो लुइस फिलिप्स था फ्रांस का, वो डर गया और वो विवश होकर के उसे भागना पड़ा, महल छोड़ करके भाग चुका था। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, और राजा के भागते के साथ में ही नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक की घोषणा कर दी। अब दोबारा फ्रांस जो है रिपब्लिक बन गया। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट्स मेल एबव 21, और इस बार जो रिपब्लिक आता है तो इस बार जो सफरेज है यानी कि जो वोट देने का अधिकार है वो सारे लोगों को दिया जाता है, हर कोई को, लेकिन महिलाओं को नहीं, सिर्फ मेल को, सारे मेल्स को दिया जाता है जो कि 21 ईयर से एबव हैं। याद रखिए, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1789 में, जो 9th क्लास में थे हम लोग, तो उस समय में जो 25 से ऊपर थे उनको वोट देने का अधिकार था, और यहाँ पर 21 कर दिया गया है, उसको घटा दिया गया है। ठीक है। दूसरी बात कि पहले क्या था कि वही वोट दे सकते थे जो कम से कम एक लेबर का 3 दिन का वेज के बराबर टैक्स पे करते हैं, लेकिन अब ये सारा चीज़ हटा दिया गया है। चाहे वो कोई भी पुरुष हो, टैक्स देता है या टैक्स नहीं देता है, यदि वो 21 साल से ज़्यादा उम्र का है
तो वो वोट दे सकता है, लेकिन अभी भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और सभी लोगों को राइट टू वर्क मिल गया। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप, और लोगों को रोज़गार देने के लिए वर्कशॉप्स खोले जा रहे थे जिसे सरकार चला रही थी। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन साइलेसिया had led revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments। ठीक है, ये 1848 की एक कहानी है। साइलेसिया एक छोटा सा जगह का नाम है फ्रांस में। यहाँ पर एक रिवोल्ट हो जाता है, ठीक है, और रिवोल्ट करने वाले होते हैं वीवर्स। वीवर्स होते हैं बुनकर को बोला जाता है, जो लोग कपड़ा बुनने का काम करते हैं। पहले कल कारखानों में कपड़ा नहीं बुना जाता था, पहले घर घर में जो बुनकर होते थे उनकी छोटी सी हैंडलूम मशीन होती थी जो कि हाथ से चलती थी, उससे कपड़ा बुना करते थे। तो इन लोगों ने रिवोल्ट किया। तो रिवोल्ट किसके खिलाफ़ किया? तो इनका जो रिवोल्ट था वो कॉन्ट्रैक्टर्स यानी कि ठेकेदारों के खिलाफ़ था। अब ये ठेकेदार साहब लोग कौन थे? ये ठेकेदार वैसे ठेकेदार थे जो लोग रॉ मटेरियल दिया करते थे बुनकर्स को, यानी वीवर्स को ये रॉ मटेरियल देते थे, और वीवर्स क्या करते थे, इस रॉ मटेरियल से टेक्सटाइल्स बनाया करते थे, और जब टेक्सटाइल बन जाता था तो यही कॉन्ट्रैक्टर्स उस टेक्सटाइल्स को ख़रीद लिया करते थे। बात समझ में आ रही है? लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक बैग क्या किया कि कहा कि अब हम आपको जितना पेमेंट कपड़े का पेमेंट जितना होता है, अब हम आपको उतना पेमेंट नहीं देंगे। उतना पेमेंट देते ही नहीं थे ये कॉन्ट्रैक्टर्स, और बेचारे ये वीवर्स जो बुनकर थे इन पर बहुत अत्याचार किया करते थे। ठीक है, तो ऐसे में ये वीवर्स लोगों ने क्या किया कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस विलेजेस विथ 18,000 inhabitants, कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। इस गांव में टोटल 18,000 गांव वाले रहा करते थे, और इन गांव वालों का मुख्य ऑक्यूपेशन जो था वो कॉटन वीविंग था, यानी सूती का कपड़ा ये लोग बुना करते थे। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, लेकिन इन बेचारों की जो दुर्दशा थी बहुत ही ख़राब थी। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाई द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। चूँकि कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था, लोग जॉब के लिए परेशान थे, और इसका फ़ायदा वहाँ के ठेकेदार उठाया करते थे इन बेचारों से काम करवा करके, और इन्हें ज़्यादा कीमत भी नहीं दिया करते थे कपड़ों का। 4 जून at 2 PM, ये कहाँ घटना है? 4 जून की 2 बजे की बात है। ए लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स emerged फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च्ड इन अप टू द मैंसन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस। 4 जून को दोपहर में 2 बजे क्या हुआ कि ये जो वीवर्स थे इनकी एक बड़ी भीड़ सड़कों पर आई। आ करके इन लोग मार्च करने लगे सड़क पर, और मार्च करते हुए ये मैंसन का मतलब होता है बड़ा सा घर, हवेली। ठीक है, कैसे हमारे हिंदी फिल्मों में ठाकुर साहब होते हैं और उनकी एक हवेली होती है, उसी तरीके से ये ठेकेदारों की भी बड़ी बड़ी बंगला था, बड़ी बड़ी हवेली थी। इन हवेली के सामने ये लोग चले गए और भीड़ जमा कर दिए, और इनसे हायर वेजेस का डिमांड करने लगे कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, इतने में हम काम नहीं करेंगे। दे वेयर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। उन वीवर्स को अपमानित किया गया, डांटा गया, फटकारा गया, और उन्हें धमकी दी गई। ठीक है, फॉलोइंग दिस ए ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस। जब उन्हें डांटा गया और उन्हें धमकी दी गई उन वीवर्स को, बुनकरों को, तो उनमें से कुछ लोगों ने ग्रुप बना करके वो जो ठेकेदार था, ठेकेदार के घर में ज़बरदस्ती घुस गया। स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर, पोर्सिलिन, और उस ठेकेदार के घर के अंदर घुस करके उन लोगों ने उसके जो विंडो पेन्स थे, विंडो पेन का मतलब होता है जो खिड़की का पल्ला होता है उसे विंडो पेन बोलते हैं, और एलिगेंट का मतलब होता है स्टाइलिश। तो ठेकेदार का जो घर था काफ़ी महंगा आलीशान हवेली थी, और उसके जो विंडो पेन्स थे मतलब खिड़की के जो पल्ले थे काफ़ी स्टाइलिश थे, उसके उन लोगों ने तोड़ दिया, उसके घर के फर्नीचर को तोड़ दिया। और पोर्सलिन का मतलब होता है जो बर्तन होते हैं, जो चीनी मिट्टी की तरह बर्तन होते हैं जो कांच के बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, उन बर्तनों को भी इन लोगों ने फोड़ दिया।
Another group broke into the store house, और कोई उन्हीं जो बुनकर्स थे उन्हीं का जो दूसरा ग्रुप था वो ठेकेदार के स्टोर हाउस में घुस गया, ठीक है, जहाँ पर वो जो कपड़ा जब बन जाता है तो वहाँ पे रखा रहता है, तो कपड़ों का स्टोर रूम था जहाँ बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, वहाँ पे जा कर के एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ विच दे टोर टू श्रेड्स, और वहाँ जा कर के जो कपड़ा था, कपड़ा को उन लोगों ने प्लंडर का प्लंडर मतलब लूट लिया, और दे टोर मतलब फाड़ दिया, चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए गए, श्रेड्स का मतलब उन्हें चिथड़ा चिथड़ा कर दिया गया। अ कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली टू ए नेबरिंग विलेज, जो ठेकेदार था वो डर के मारे बगल के गांव में चला गया, वो भी अपने परिवार वालों के साथ, विच हाउ एवर रिफ्यूज़ टू शेल्टर सच ए पर्सन, लेकिन बगल के गांव में भी उसे कोई आश्रय देने से मना कर दिया, उसे किसी ने हेल्प नहीं किया। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्विशन द आर्मी, तब वो 24 घंटे के अंदर वापस फिर आया उसी गांव में, लेकिन जो इस बार आया तो मिलिट्री के लोगों को, आर्मी को लेकर के आया, और जब आर्मी साथ में आई, इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वेयर शॉट, और साथ में जब आर्मी आई तो उन लोगों ने गोली चला दिया और जिसमें 11 बुनकर मारे गए।